लास्ट क्लास में हम लोग प्राचीन विश्व के बारे में पढ़ रहे थे। प्राचीन विश्व, और हम लोग प्रस्तर युग में पूरा पाषाण काल हमने देख लिया था। मध्य पाषाण काल हमने कहा था कि ये हम लोग भारत में बहुत अच्छे से देखेंगे। विश्व के लेवल पे बहुत जितने डेवलपमेंट हमारे पढ़ने के हिसाब से भी नहीं है, तो इस वजह से हमने उसको छोड़ दिया था। पूरा पाषाण काल हमने देख लिया था। प्रस्तर युग में हम लोगों ने नव पाषाण काल एक हेडिंग डाली थी। नव पाषाण काल हमने एक हेडिंग डाली थी और उसमें हम लोग लिखने वाले थे। तो उसमें अब आप लिखो, इसमें इसी में नवपाषाण क्रांति जो हुई थी, तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक बोला था कि इस काल में मानव पत्थर के बेहतर किस्म के उपकरण बनाना सीख गया था, ऐसा कुछ बोला था। तो इसी में अब आगे लिखो, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में आगे लिखेंगे कि इस काल में मानव पत्थर के बेहतर किस्म के उपकरण बनाना सीख गया था। विराम, इस काल में ही कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हुई। इसी नवपाषाण काल में ही कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हुई। हम लोग ये पीछे देख चुके हैं कि मानव कैसे करके खाद्य संग्राहक से उत्पादन की ओर आ गया था। हमने पीछे पढ़ लिया था, एक उत्पादन की ओर आना, उत्पादन की ओर जब वो आया था ये बहुत बड़ा चेंज लेके आया था। हमने जैसे देखा था उसमें कि कैसे 30 ही लोग अब खाली काम करेंगे और 10-70 लोगों को आराम से अनाज उपलब्ध हो सकता था। ये कोई मानक नहीं है कि 30 लोग और 70 लोग फ्री रहेंगे। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 30 लोग का मतलब हमने एग्जाम्पल लेके मानना था कि अगर 100 लोग हैं और अगर उत्पादन में अब खाली 30 लोग ही, पहले 100 के 100 लग जाते थे उत्पादन में, अपना अपना खाना खाते थे, अपना अपना उगाते थे, करते थे। अब उत्पादन तो कर ही नहीं पाते थे, उन्हें पता भी नहीं होता था, लेकिन 100 के 100 अपना अपना खाना देखते थे। लेकिन अब उत्पादन उन्हें करना आ गया तो उनमें से मान लिया कि 100 में से 30 ही लोग पर्याप्त हैं उत्पादन करने के लिए। तो 30 लोगों ने उत्पादन करा और जो 30 लोगों ने उत्पादन करा वो 100 लोगों का पेट भर सकते हैं। तो बचे 70, तो 70 अब फ्री रहने लगे। तो ये जो फ्री रहने लगे ये अपने आप को किसी और काम में लगाएंगे, जिससे पेशे अलग अलग आएंगे कि अलग पेशे में जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग पेशों में जाने के बाद यहाँ पे हमने देखा था कि श्रम विभाजन हो जाएगा। ये हम पीछे पढ़ चुके थे। आज बस इसको लिखेंगे ऐसे करेंगे। तो हमें बोल रहे हैं कि ये लिखा था, इस काल में मानव पत्थर के बेहतर किस्म के उपकरणों को बनाने लगे या उनका उपयोग करने लगे। फिर इसके बाद लिखें, इस काल में कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हुई, ये भी लिखा। ठीक, इसी समय लोग स्थायी जीवन जीना भी शुरू करने लगे। इसी समय भी लोग स्थायी जीवन जीना भी शुरू करने लगे, स्थायी जीवन जीना भी शुरू करने लगे। मतलब क्या है कि पहले यहाँ पे रह, यहाँ पे खाली कुछ वहाँ रह लिए, वहाँ खा लिए। अब क्या है, अब एक ही जगह बंध के रहने लगे थे कि उनको यहीं पे उत्पादन करना और यहीं पे खाना खाना, तो एक ही जगह बंध के रहने लगे थे। और पास में आसपास कोई नदी बह रही होगी तो इस वजह से, और उसमें से अगर जल वगैरह उनको चाहिए होगा तो जल की वजह से भी और अपनी उपलब्धियों की वजह से और उनकी जो जैसी सहूलियत होती थी उसकी वजह से तो लोग अब स्थायी जीवन जीना भी शुरू करने लगे। ठीक लिखा। लोग स्थायी जीवन शुरू करने लगे। इसी से आगे लिखें, इसी से स्थायी गांव बसने लगे, स्थायी गांव बसने लगे। इसे अब आगे लिखें, इसे नवपाषाण क्रांति, इसे नवपाषाण क्रांति की संज्ञा, इसे नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी जाती।
इसे नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि मानव अब खाद्य उत्पादक क्योंकि मानव अब खाद्य उत्पादक की अवस्था में पहुंच गया। क्योंकि मानव अब खाद्य उत्पादक की अवस्था में पहुंच गया था। ठीक है, ये हो गया नवपाषाण काल। अब एक हेडिंग डालें इसी के आगे, धातु युग। ये नवपाषाण काल में अंदर है, सब हेडिंग है इसकी, धातु युग, मेटल एज, इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एज। इसके अंदर लिखें, ये सब पीछे समझ चुके हैं ना कि धातु युग में कैसे तांबे का पहले हम उपयोग करते थे, उसके बाद तांबे को टिन को मिला के हमें कांस्य का उपयोग करना आ गया। फिर चूंकि अभी तक हमें लोहे का गलनांक प्राप्त नहीं था, इस वजह से हम लोहे के उपकरणों का यूज नहीं कर पा रहे थे। अब चूंकि हमें लोहे का गलनांक भी उसके बाद प्राप्त हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि लोहा को इतने अगर तपाया जाए, इतने टेम्परेचर पर तपाया जाए तो लोहा गल जाएगा और लोहे को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो इसका मतलब जब हमें उसका गलनांक प्राप्त हो गया, तब हम देखेंगे कि अब लोहे के गलनांक के बाद हम लोहे के उपकरणों का उपयोग करेंगे जो अलग अलग शेप में ढल जाएंगे, कुछ शार्प शेप में बन जाएंगे, जिससे हमें बेहतर किस्म के उपकरण जब मिलने लगेंगे और अच्छे से, तो उससे हम और अच्छा उपयोग करेंगे खेती वगैरह में, तो जिससे और ज़मीन को खोदने में बहुत आसानी मिलेगी। ज़मीन को हम बहुत आसानी से खोद सकते हैं, तो जिससे खेती में भी थोड़ी सी बढ़त होगी, जिससे हमने देखा था कि कृषि अधिशेष हमें मिलने लगेगा। हमने पढ़ा था अगर कृषि अधिशेष। तो धातु युग के अंदर लिखो, धातु युग के अंदर लिखे, जब से मानव ने धातु का प्रयोग आरंभ किया, जब से मानव ने धातु का प्रयोग आरंभ किया, जब से मानव ने धातु का प्रयोग आरंभ किया, तब से धातु युग की शुरुआत मानी जाती है। तब से धातु युग की शुरुआत मानी जाती है। इसका प्रथम काल ताम्रपाषाण काल है। इसका प्रथम काल ताम्रपाषाण काल है। मतलब अब धातु युग के अंदर एक सब हेडिंग डालोगे, ताम्रपाषाण काल हेडिंग डालो। इसका प्रथम काल ताम्रपाषाण काल है और हेडिंग डाल दी ताम्रपाषाण काल। इसी के अंदर हम लिखते हैं ये हमने बता दिया था, ताम्रपाषाण काल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चैल्कोलिथिक, CHALCO लिथिक LITHIC लिथिक। और एज बोल लो या पीरियड बोल लो, बात यहाँ पर एक ही है। तो इसमें लिखे हैं ताम्रपाषाण काल में लिखे, चूंकि तांबे को गलाना लोहे की अपेक्षाकृत आसान था। चूंकि तांबे को गलाना लोहे की अपेक्षाकृत, लोहा अब हमें उस टाइम प्राप्त नहीं था ना उसका गलनांक, इसलिए बता रहे हैं, इसलिए लोहे से तुलना कर ले रहे हैं। चूंकि तांबे को गलाना लोहे के अपेक्षाकृत आसान था, चूंकि तांबे को गलाना लोहे के अपेक्षाकृत आसान था, इसलिए मानव ने पहले धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया। इसलिए मानव ने पहले धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया। विराम। चूंकि पत्थर की तुलना में, अभी तक हम पत्थर के उपकरणों का उपयोग कर रहे थे, अब तांबे का उपयोग करने लगे। तो चूंकि पत्थर की तुलना में तांबे के उपकरण अधिक विकसित थे। देखो हाँ, चूंकि पत्थर की तुलना में तांबे के उपकरण अधिक विकसित थे, इसलिए इस काल में, चूंकि पत्थर की तुलना में तांबे के उपकरण अधिक विकसित थे, इसलिए इस काल में कृषि का उत्पादन बढ़ गया। मतलब क्या हुआ,
अभी तक हम कम खेती कर पाते थे, लेकिन अब तांबे को खोदने से ज़मीन खोदना थोड़ा और आसान हो गया पत्थर की तुलना में, इसलिए हम कृषि का उत्पादन बढ़ गया। इसलिए 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 इस काल में कृषि का उत्पादन बढ़ गया। ठीक। और कृषि अधिशेष प्राप्त होने लगा। और कृषि अधिशेष प्राप्त होने लगा। कृषि अधिशेष प्राप्त होने लगा। कृषि अधिशेष प्राप्त होने लगा। अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस। सरप्लस। अधिशेष का मतलब क्या होता है? सरप्लस। सरप्लस यानी कि ज़्यादा, अभी हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा भी हमें प्राप्त होने लगा। अधिशेष का मतलब सरप्लस, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा प्राप्त होने लगा। ठीक है, लिखें कृषि अधिशेष प्राप्त होने लगा। और कृषि अधिशेष प्राप्त होने लगा, जिसे लिखें ठीक। अब अगली लाइन से लिखो, कुछ लोग, मतलब इसकी वजह से कृषि अधिशेष प्राप्त हुआ, हम लिख रहे हैं कुछ लोग, या ऐसे लिख लो, अब कुछ लोग, कब? जब ये कृषि अधिशेष प्राप्त होने लगा, हमें कृषि का उत्पादन बढ़ गया, तो लिखो अब कुछ लोग तो खेती करते। अब कुछ लोग तो खेती करते। अब कुछ लोग तो खेती करते तो सभी को अनाज मिलता। मतलब हमने ये बात करी थी ना कि ये अब कुछ लोग मान लिया, 30 लोग मान लिए या 40 मान लिया, या फिर 50 भी मान लोगे तो 50 ज़्यादा भी ठीक रहेगा, लेकिन मैं मान लिया 30 लोग माना कि अब कुछ लोग तो खेती करते, यानी कि अब सिर्फ 30 ही लोग खेती करते और सभी को अनाज मिलता, और 70 और 30 इन सबको 100 को अनाज मिल जाता पूरा। यानी कि अब कुछ लोग तो खेती करते, अब कुछ लोग तो खेती करते और सभी को अनाज मिलता, और कुछ लोग तो खेती करते और सभी को अनाज मिलता। इसका अर्थ था कि मतलब अब कुछ लोग तो खेती करते और सभी को अनाज मिलता, फिर सेमीकोलन लगाओ उसके बाद, फिर लिखो, ये लिखा ना, अब कुछ लोग तो खेती करते और सभी को अनाज मिलता, फिर सेमीकोलन लगाओ और इसके बाद में लिखो, इसका अर्थ था कि जो लोग कृषि से स्वतंत्र रहने लगे, यानी कि जो 70 जैसे लोग ऐसे हमने माना था, तो ये लोग कृषि से अब स्वतंत्र लगे, इनको कृषि के काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अनाज तो इतना मिल जा रहा है कि 30 लोग उगा रहे हैं, उत्पादन कर ले रहे हैं और अनाज सबको मिल जा रहा है। तो ये 70 लोग जो हैं अभी फ्री लेने लगे, तो हम लिखें इसका अर्थ था कि जो लोग कृषि से स्वतंत्र रहने लगे। इसका अर्थ था कि जो लोग कृषि से स्वतंत्र रहने लगे वे अपने आप को दूसरे पेशे में लगाने लगे। वे अपने आप को दूसरे पेशे में लगाने लगे। पेशे मतलब काम। वे अपने आप को दूसरे पेशे में लगाने लगे। वे अपने आप को दूसरे पेशे में लगाने लगे। यथा, मतलब यथा का मतलब जैसे, यथा जैसे लिखा आपने यहाँ पर कि वे अपने आप को दूसरे पेशे में लगाने लगे। यथा डैश मार के, छोटा सा हाइफन जैसा डैश मारेंगे, लिखे उसके आगे यथा शिल्प। देखो हाँ, यथा शिल्प, आप लिखें यथा शिल्प एवं कारीगरी, कॉमा मुखिया। हाँ, मुखिया का मतलब क्या कि मुखिया ये कि कोई बलिष्ठ व्यक्ति अब उसमें से आ जाता होगा, जिसके पास हष्ट-पुष्ट शरीर होगा, तो वो कहेगा कि लाए अब हम तुम्हारी इसकी खेती की रक्षा करेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे जानवरों से, जंगली जानवरों से, तो उसके बदले में हमें तुम अनाज दोगे, इतना थोड़ा सा अनाज दोगे, ये दोगे। तो इस वजह से एक वर्ग ये बना, मुखिया वर्ग बन गया। और शिल्पी एक बार बन गया कि थोड़ा सा जो लोग खाली बैठने लगे तो कुछ लोग शिल्प का काम करने लगे, कारीगरी का काम करने लगे, तो उनको अनाज मिल जाता था, बदले में कुछ दे देते होंगे। अपने शिल्प का जो बनाया, वो जो शिल्प का बनाया उनने थोड़ा सा इनको दे दिया, उनने बदले में अनाज दे दिया। कारीगर ने कुछ बनाया, उसको दे दिया, उसके बदले में उन्होंने अनाज दे दिया। जो हम पीछे भी देख चुके हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली देखा ना, बार्टर सिस्टम जैसे बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। तो इसकी वजह से वो अपने लोग, अब जो शिल्प का काम कर रहा था उसमें शिल्प का उन्होंने कुछ बना के उसे उन्हें दे दिया, उन्होंने अनाज दे दिया उसके बदले में। तो ऐसा चलता रहता था। और कुछ बलिष्ठ लोग आ गए जिनको कुछ नहीं देना पड़ता था, खाली अपना
संबल, उनका जो बल होता था वो एक उसी तरह दिखाते थे कि भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे जंगली जानवरों से, उसके बदले में हमें ऐसा पकड़ दो या तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा किसी भी प्रकार से, तो उसकी रक्षा हम करेंगे तुम्हारी, तो उसके बदले में आप हमें अनाज देना, इतना देना अनाज देना। तो हमने क्या लिखा, एक शिल्पी वर्ग बन गया, एक कारीगर बन गया ऐसे। और फिर मैं लिखा कॉमा मुखिया, दूसरा कॉमा लगा के लिखो पुरोहित वर्ग, मुखिया वर्ग कॉमा पुरोहित वर्ग, मुखिया वर्ग कॉमा पुरोहित वर्ग, स्थापित होना आदि। शिल्प बन गए, कारीगर बन गए, मुखिया वर्ग हो गए, और पुरोहित वर्ग का मतलब क्या हो, पुरोहित यही ऐसे जो पुरोहित शब्द तो आप समझ ही रहे होंगे। अब पुरोहित का मतलब क्या कि अब जैसे ये 30 लोगों को, इनके 30 लोगों के ऊपर खाना देने का जिम्मेदारी थी कि आप 30 लोग अनाज देंगे पूरे 100 लोगों को। लेकिन किसी वर्ष मान लिया हमने कि बारिश हो गई इतनी सारी, या फिर कुछ ऐसा हो गया, बाढ़ हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, जो उस टाइम के लोगों को पता नहीं चल रहा था ये अचानक से कैसे हो गया। वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते थे कि बाढ़ का कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बाढ़ से ऐसे बच सकें, या सूखे से हम ऐसे बच सकें, या फिर उन्हें कोई टेक्निक नहीं आई होगी उगाने की, उत्पादन की, किसी वर्ष उनका उत्पादन ठीक नहीं हो पाया। तो उत्पादन ठीक नहीं हो पाया तो वो पूरे के पूरे 100 लोगों को खाना नहीं खिला पाएंगे, 100 लोगों को अनाज नहीं दे पाएंगे। तो जब नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये लोग तो अपनी सेवा दे रहे हैं, जो बलिष्ठ लोग हैं, मुखिया वर्ग लोग हैं, शिल्पी हैं, कारीगर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें बदले उन्हें चाहिए होगा कि भाई हमने अपना काम कर लिया, हमें इसके बदले में अनाज मिलेगा। लेकिन इन पे जो दामोदर था, पूरा मतलब जिम्मेदारी थी कि आप सबको खाना देंगे, ये दे नहीं पाए किसी वर्ष क्योंकि उनकी खेती खराब हो गई। तो फिर ऐसे में ये लोग पुरोहित वर्ग आ जाते थे, जो अपना ये ज्ञान बताते रहते थे कि भैया तुम्हारी जो फसल खराब हुई है, तुम्हारी जो खेती खराब हुई है, उसका कारण ये नहीं वो नहीं, कि ऊपर एक शक्ति है दुनिया चलाती है, उसका कनेक्शन हमसे है, हम उनसे बात कर लेते हैं, तो वो बताते थे इस वजह से हुआ, तुम ऐसा ऐसा करो तो ऐसा ऐसा तुम्हारी फसल सही होगी, ऐसा ऐसा करो तो ऐसा ऐसा करके ये तुम पे कम दबाव डालेंगे, ये वगैरह ऐसे करके उनको अपने झांसे में ले लेते थे ये पुरोहित वर्ग। तो ये पुरोहित वर्ग भी एक स्थापित हो गया और उन्होंने अपनी दुकान भी चलाना चालू कर दी, और उसके बदले में उनसे फ्री में अनाज वगैरह ले लेते, तुम हमें अनाज दो, हम पे कृपा करोगे, हम पे दान दक्षिणा दोगे, तो फिर हम भी तुम्हारी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे और कहेंगे कि भैया इन पे अपनी थोड़ी सी दृष्टि अच्छी प्रकार से डालें। तो ऐसे करके भाषाई शब्दों का यूज़ करके, अच्छे अच्छे शब्दों का यूज़ करके ये थोड़ा झांसे डालते थे उस टाइम के ऊपर जो खेती करते थे, और इनके ऊपर भी थोड़ा प्रभाव चलाते थे, शिल्पी कारीगर के ऊपर, जाके दोनों तरफ दबदबा इनका बना रहे। तो एक बार पुरोहित वर्ग भी स्थापित हो गया था। ठीक है, क्या लिखा था हमने, ठीक है, पुरोहित वर्ग स्थापित होना इत्यादि। ठीक, इस प्रकार आगे लिखें, इस प्रकार, हाँ इसी के आगे लिखो, इस प्रकार समाज में श्रम विभाजन, इस प्रकार समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, LABOUR, डिवीजन ऑफ लेबर, ये श्रम विभाजन, ये श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी लोग अपने अपने काम बढ़ गए। ठीक, इस प्रकार समाज में श्रम विभाजन को प्रोत्साहन मिला, इस प्रकार समाज में श्रम विभाजन को प्रोत्साहन मिला, इस प्रकार समाज में श्रम विभाजन को प्रोत्साहन मिला, यानी कि श्रम विभाजन होने लगा। अब कुछ लोग खेती से हट के अलग भी काम करने लगे। अब इसी में देखो, अब हम मतलब ताम्र पाषाण लिखा हमने, तो हम कांस्य युग डालना चाहते हैं, कांस्य युग डाल लो। इसी में धातु युग लिखा, उसके नीचे हेडिंग डाली थी आपने धातु युग, उसमें सब हेडिंग डाली थी आपने ताम्र पाषाण काल, इसी में सब हेडिंग डाल रहे, अगर डालना चाहें तो कांस्य युग, फिर हम लौह युग की एक हेडिंग डलवा देंगे, उसके बाद में जब हमें लोहे का गलनांक प्राप्त हो जाएगा। तो कांस्य युग की हेडिंग डालो, उसके बाद सब हेडिंग कांस्य युग में लिखो। कांस्य युग के अंदर लिखें, कांस्य मतलब ब्रोंज, कांसा, ब्रोंज, हाँ इसके अंदर लिखो ताम्र पाषाण लिखा कि समाज में श्रम विभाजन स्थापित को प्रोत्साहन मिला। फिर लिखो, फिर इसके बाद कुछ लोगों ने, फिर इसके बाद
इसमें, हाँ कांस्य युग में लिखो। फिर इसके बाद कुछ लोगों ने तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य का विकास कर लिया। फिर कुछ लोगों ने तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य का विकास कर लिया। विराम, चूंकि कांसा तांबे की तुलना में अधिक मजबूत था। इससे उत्पादन को और भी प्रोत्साहन मिला। अतः विश्व में कुछ महत्वपूर्ण साम्राज्यों का विकास हुआ। यथा करके लिखें, यथा दजला फुरात की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता कौमा दजला फुरात की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, कौमा नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता। ये एक हो गई। नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता, फिर तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को ब्रैकेट में लिख लो, हड़प्पा सभ्यता। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता नाम से जाना जाता है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता बोलते थे, अब हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, ये पहले 3 लिखे कि कुछ सभ्यताओं का विकास हुआ। यह था दजला फुरात की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता तथा सिंधु घाटी नदी में या फिर सिंधु नदी की घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको ब्रैकेट में हड़प्पा सभ्यता लिख लेना, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इतना लिखा का विकास हुआ, कॉमा अलग अलग लिख रहे थे ना, हमने ऐसे लिखा था ना कि यह था दजला फुरात की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, कॉमा नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता तथा सिंधु घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ये सब, अब इसका लिखो, ये सभी सभ्यताएं नगरीयकरण की अवस्था में, मतलब इनमें नगर बनने लगे थे। ये सभी सभ्यताएं नगरीकरण की अवस्था में पहुंच गई थी, नगरीकरण की अवस्था में पहुंच चुकी थी। अगले पैरा चेंज करो। इसके बाद लिखो, इसके थोड़े समय के बाद चीन में शांग सभ्यता का विकास हुआ। इसके थोड़े समय के बाद चीन में शांग, यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पे लिखा है शांग सभ्यता, चीन में। इसके थोड़े समय के बाद चीन में शांग सभ्यता का विकास हुआ और लैटिन अमेरिका में कहाँ, यहाँ लिखता हूँ,
और लैटिन अमेरिका में माया सभ्यता का लैटिन अमेरिका में माया सभ्यता का विकास हुआ। माया सभ्यता का लैटिन अमेरिका में माया सभ्यता का विकास हुआ। ये ध्यान रखना कि ये तीनों, ये सबसे प्राचीनतम है। दजला फरात की मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये तीनों प्राचीन है और ये समकालीन थी कि सिंधु घाटी की सभ्यता इधर भारत की सिंधु घाटी नदी में वहाँ पर डेवलप हो रही थी और नील नदी घाटी की तरफ मिस्र की सभ्यता डेवलप हो रही थी और मेसोपोटामिया दजला फरात की घाटियों में हो रही थी डेवलप मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये तीनों समकालीन पैरेलली चल रही थी, ये आपस में ऐसा नहीं कि इसके बाद ये आया इसके बाद ये तीनों समकालीन थी। लेकिन इन तीनों के बाद चीन में सांग सभ्यता हुई, उसके बाद सांग सभ्यता की माया सभ्यता लैटिन अमेरिका में, मतलब ये तीनों पहले, उसके बाद में सांग सभ्यता और लैटिन अमेरिका में माया सभ्यता आई। ये इन दोनों के साथ साथ में नहीं है, सबसे प्राचीनतम तीन सभ्यताएं यही हैं, उसके बाद में चीन की सांग सभ्यता और लैटिन अमेरिका की माया सभ्यता का विकास हुआ। इसमें लिख लो विराम लगा के। इसमें माया सभ्यता नगरीकरण की अवस्था में, यानी कि नगरीकरण की अवस्था में, इसमें माया सभ्यता नगरीकरण की अवस्था में नहीं पहुंची थी, ये नगरीकरण की अवस्था में नहीं पहुंची। इसमें माया सभ्यता नगरीकरण की अवस्था में नहीं पहुंची थी। इसमें लिखा माया सभ्यता नगरीकरण की अवस्था तक नहीं पहुंची थी। अब हेडिंग डालो तीसरी वाली लौह युग। हमने देखा था पहली हो गई थी हमारे पास ताम्रपाषाण काल, फिर हमने देखा कांस्य युग, अब हेडिंग डालो लौह युग इसी में। और इसमें वही लिखना है, इस काल में, मैं बोल दे रहा हूँ एक बार आप लिख लेना अपने आप। इस काल में मानव ने लोहे का गलनांक प्राप्त कर लिया। इस काल में मानव ने लोहे का गलनांक प्राप्त कर लिया। लगभग लोहे का गलनांक लगभग 1534 डिग्री सेंटीग्रेड इसके आसपास होता है। लगभग लोहे का गलनांक 1534 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ऐसा होगा कि गलनांक प्राप्त कर लिए, कोई ऐसा नहीं कि वो टेक्निक लगा रहे थे, कोई साइंटिस्ट के तौर पे ऐसे बैठे हों कि अब कब लोहे का गलनांक प्राप्त होगा। किसी समय हो सकता है कि लोहे पे ज़्यादा तपन छूट गई हो उनसे, तपन दे रहे हो लोहे को तो ज़्यादा लोहे तप गया हो और वो पिघल गया हो, तो उनके आइडिया लग गया हो कि अच्छा इसका मतलब है अगर कि थोड़ी देर और अग्नि हम रखने आग पे नीचे रखें इसको तो हो सकता है ये पिघल जाए और उसको हम किसी आकार में डाल सकते हैं। तो ऐसा एक्सीडेंटली हुआ होगा उनसे, और प्रयोग ऐसा नहीं कि बहुत बैठ के प्रयोग कर रहे होंगे। एक्सीडेंटली होने के बाद लोहे का जब गलनांक प्राप्त हो गया तो वही लिखेंगे चूँकि इस काल में, मतलब लोहे युग में लिखेंगे चूँकि इस काल में लोहे का गलनांक प्राप्त हो गया। अपने आप लिख लेना, समझा दे रहा हूँ मैं, अब पीछे हम पढ़ भी चुके हैं। चूँकि इस काल में लोहे का गलनांक प्राप्त हो गया, लोहे का गलनांक लगभग 1534 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो चूँकि इस काल में लोहे का गलनांक प्राप्त हो गया, अतः मानव अब लोहे के उपकरणों का प्रयोग करने लगा, जिससे खेती का उत्पादन और तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, अब क्या जमीन खोदना और आसानी होगी, जिससे खेती का उत्पादन और तेज़ी से बढ़ा। ठीक, इसी काल में, अब लिखेंगे हम इसी काल में, चलो लिखो एक बार लाइन, चूँकि इस काल में तांबे का गलनांक के बाद, चूँकि इस काल में तांबे के गलनांक के बाद लोहे का गलनांक भी प्राप्त हो गया, चूँकि इस काल में तांबे के गलनांक के बाद लोहे का गलनांक भी प्राप्त हो गया, अतः मानव अब लोहे के उपकरणों का उपयोग करने लगा। अतः मानव अब लोहे के उपकरणों का उपयोग करने लगा। अतः मानव अब लोहे के उपकरणों का उपयोग करने लगा, जिससे खेती में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई।
अगली लाइन से लिखो, इसी काल में साम्राज्यों का युग प्रारंभ हुआ। 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 एक बीच में फटाफट एक हेडिंग डालो जल्दी से, साम्राज्य बड़ी हेडिंग है, साम्राज्य। जो प्राचीन साम्राज्य हम देखेंगे कौन कौन से थे। ठीक, ये लिखा हमने यहाँ पे साम्राज्य। ठीक है, ये प्राचीन साम्राज्य लिखो, इसके पीछे यहाँ पे लिखो प्राचीन साम्राज्य। ठीक, अब इसमें सबसे पहले एक लिखो 5 बड़े बड़े प्राचीन साम्राज्य थे। ऐसे लिखो, अखमनी साम्राज्य, अखमनी भी कहीं भी लिखा मिल जाएगा, अखमिनी भी लिखा मिल जाएगा। ऐसे अखमिनी माँ पे छोटे की मात्रा थे, अखमिनी, और हक करके लिखा हो, हकमिनी या अखमनी। तो मैंने खाली लिख दिया कि अखमिनी। ठीक है, अखमनी बोल दिया, तो अखमनी साम्राज्य। आप चाहे दोनों नाम लिख लेना, अखमिनी या फिर नीचे हकमनी। तो अखमनी साम्राज्य ये हो गया ईरान में। ठीक, इसके बाद ससानियन साम्राज्य आता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ईरान, अखमनी साम्राज्य ईरान में, इसका जो सक्सेसर आगे बनता है ससानियन साम्राज्य। ससानियन, आई थिंक ससानियन, एक मिनट में चेक करने दो। ससानियन साम्राज्य है, ससानियन साम्राज्य। इसके आगे बाद में आएगा अखमनी साम्राज्य। फिर दूसरे नंबर पर सिकंदर का साम्राज्य, सिकंदर का साम्राज्य। ठीक, फिर मौर्य साम्राज्य। उससे पहले सिकंदर के साम्राज्य के बाद लिख लो मौर्य साम्राज्य। एक मिनट को, इससे पहले ये लिख लो आप रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य, ठीक, लाइन से बना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोमन साम्राज्य, यहाँ लिख लो मौर्य साम्राज्य। अब लिख लो मौर्य। और अगला 5वां हान साम्राज्य। हान साम्राज्य एक ईरान में डेवलप हुआ। ठीक, ये दोनों यूनान यूरोप के एरिए वाले हैं, सिकंदर और ये तो है ही यूरोप के। फिर सिकंदर इधर जीता, इनको जीता, और फिर ये भारत में हो जाएगा, मोटा मोटा भारत का एरिया। और ये चीन में, ये मोटा मोटा चीन का एरिया है। हान साम्राज्य ये लिखो फटाफट, अखमनी साम्राज्य, सिकंदर का साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, हान साम्राज्य। ठीक है, रोमन साम्राज्य हम देखेंगे आगे 2 भागों में टूट जाएगा। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ये आगे क्या होगा, 2 भागों में टूट जाएगा। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य, 2 भागों में। चूंकि इसका विस्तार इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 भागों में टूट जाएगा। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। आगे देखेंगे पश्चिमी रोमन साम्राज्य की कैपिटल क्या हो जाएगी, रोम हो जाएगी इसकी कैपिटल, रोम। और इसकी कैपिटल हो जाएगी कुस्तुनतुनिया। ठीक है, तो अब एक एक करके हेडिंग डाल लो इनके बारे में। साम्राज्य जो प्राचीन में साम्राज्य बनने लगे, तो साम्राज्य में ये क्या क्या कैसे कहते थे। पहली हेडिंग डालो अखमनी साम्राज्य,
पहली हेडिंग डालो अकमनी साम्राज्य। ठीक, इसके अंदर लिखो, ये सब लौह युग के अंदर है। ठीक है, लौह युग हमने पढ़ा, लौह युग में ये सब डेवलप हुआ। तो हमने बात करी कि लौह युग में बेहतर उपकरण बनने लगे और फिर कुछ साम्राज्य का निर्माण हुआ। तो उसके बाद हम देख रहे हैं तो अकमनी साम्राज्य, और पहली हेडिंग डलेगी अकमनी साम्राज्य। तो लिखो अकमनी साम्राज्य के बारे में, इस साम्राज्य की स्थापना ईरान में हुई। इस साम्राज्य की स्थापना ईरान में हुई। इसे प्रथम विश्व साम्राज्य, मतलब सबसे पहले कोई साम्राज्य है तो विश्व ये वाला बताते हैं, अकमनी साम्राज्य। इस साम्राज्य का विकास, इस साम्राज्य की स्थापना ईरान में हुई। इसे प्रथम विश्व साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है। इसे प्रथम विश्व साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है। इसके शासक डेरियस प्रथम, इसके शासक डेरियस प्रथम जरूर लिखना आगे। ठीक है, इसके शासक डेरियस प्रथम के अधीन, इसका खूब विस्तार हुआ। इसके शासक डेरियस प्रथम के अधीन इसका खूब विस्तार हुआ। इसके शासक डेरियस प्रथम के अधीन इसका खूब विस्तार हुआ। ठीक है, इसके बारे में इतना ही जानो कि बस अकमनी साम्राज्य ईरान में इसका शासक डेरियस प्रथम था और इसको प्रथम विश्व साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है। अब दूसरा हेडिंग डालो सिकंदर का साम्राज्य। हम लोग एक मैप में देखेंगे कि जब हम थोड़ा सा मैप बनाएंगे तो मैप में देखेंगे कि ईरान में अकमनी साम्राज्य कहाँ था, सिकंदर साम्राज्य कहाँ तक फैला था। और थोड़ा सा अपने हैंड पे भी इस गूगल पे सर्च मार के देखो कि अकमनी साम्राज्य अगर मारोगे आप सर्च तो उसका मैप दिख के आ जाएगा और वर्ल्ड मैप से उसकी तुलना करो। वर्ल्ड मैप अब ऐसा दिखता है और पहले अकमनी साम्राज्य इतना बड़ा था, यहाँ तक फैला था। तो ऐसे करके देखो, ऐसे सिकंदर का साम्राज्य देखो, रोमन साम्राज्य देखो, पश्चिम रोमन साम्राज्य देखो, पूर्वी रोमन साम्राज्य देखो, मौर्य काल का मौर्य साम्राज्य का देखो कितना बड़ा कहाँ से कहाँ तक फैला था। हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। ऐसे करके बताते हैं हान साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था। ये थोड़ा सा अपने हैंड पे भी देखो, बाकी जब हम लोग मैपिंग पे आएंगे तो मैपिंग में समझेंगे सब कुछ। इसके बारे में इतना ही। ठीक है, डेरियस प्रथम इसका शासक, प्रथम विश्व साम्राज्य की इसको संज्ञा दी जाती थी। ईरान में अकमनी साम्राज्य। दूसरी हेडिंग डालो सिकंदर का साम्राज्य। सिकंदर का साम्राज्य, ठीक, इसके अंदर लिखो सिकंदर का साम्राज्य हेडिंग डाली। इसके अंदर लिखो अकमनी साम्राज्य के विघटन के पश्चात, अकमनी साम्राज्य का ये विघटन हुआ। अकमनी साम्राज्य के विघटन के पश्चात अकमनी साम्राज्य के विघटन के पश्चात सिकंदर के पिता फिलिप सिकंदर के पिता फिलिप ने अपने साम्राज्य, यानी कि सिकंदर का साम्राज्य कहलाएगा, सिकंदर के पिता फिलिप ने अपने साम्राज्य की नींव रखी। अकमनी का साम्राज्य जब विघटन हो गया तो उसी के कब्र पर बोलते हैं कि उसी के ऊपर, यानी उसी साम्राज्य में ही, भाई उसी इलाके में ही सिकंदर के पिता फिलिप ने अपने साम्राज्य की नींव रखी। नींव, आधारशिला, नींव रखी। ठीक, फिलिप ने रखी। इनके पिता ने, फिलिप ने बहुत ज़्यादा कुछ जीता, युद्ध बहुत ज़्यादा जीते नहीं। जब इनके बेटे जब सिकंदर हुए तो सिकंदर के बारे में लिखो, मतलब इनके पिता फिलिप ने नींव रखी। ठीक, इसके बाद लिखो, इसके बाद सिकंदर पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया को जीतते हुए, पश्चिम एशिया को जीतते हुए
मध्य एशिया से गुजरते हुए भारत की ब्यास नदी मतलब क्या हुआ, पश्चिम एशिया को जीतते हुए मध्य एशिया को जीता, फिर भारत की ब्यास नदी तक के किनारे पहुंच गए थे सिकंदर। सिकंदर पश्चिम एशिया को जीतते हुए मध्य एशिया से गुजरते हुए भारत की ब्यास नदी तक पहुंचा। फिर उसके बाद बोलते हैं ना कि सेना थक गई थी, ब्यास नदी के आगे जाना नहीं चाह रही थी, बोले कि भाई हम इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे की जो सेना है वो हमें पता है कि वो भी बहुत पावरफुल है, ऐसा तो नहीं मौर्य साम्राज्य आगे खड़ा हुआ था, तो ऐसा आगे कैसे पहुंचेंगे। तो उसकी सेना ने जवाब दे दिया कि भाई हम इसके आगे नहीं जा पाएंगे। तो सिकंदर को भी बाद में लगा कि एहसास हुआ कि हाँ, जब मेरी सेना बहुत ज़्यादा है, मतलब थक चुकी है, क्योंकि इतना लड़ते लड़ते यहाँ तक आते आते सेना भी थक गई और सेना को पता था आगे भाई इनसे लड़ाई होगी तो बहुत तगड़ी लड़ाई होगी, तो हम मारे ही जाएंगे अल्टीमेटली। तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो फिर सिकंदर को मजबूरन यहाँ से वापस लौटना पड़ा। मैंने सिकंदर का मंशा थी कि वो भारत पर भी कब्जा करे, भारत पर को भी जीते, लेकिन वो उसकी मंशा पूरी हो नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य बैठे थे। तो ये चीज़ मौर्य साम्राज्य के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य बैठे थे। लिखा कि ब्यास नदी तक पहुंचा, ठीक है। इसके पश्चात तो वो वापस चलेगा ना, इसके पश्चात पहुंचा, अभी पता है उसके पश्चात हमें पता है कि वो लौट गया, तो लिखना जरूरी नहीं कि लौट गया वापस ये सब हुआ, उसकी सेना ने जवाब दे दिया, थक गई, ऐसा कुछ लिखना जरूरी नहीं है। इसके पश्चात डायरेक्टली लिखो, इसके पश्चात सिकंदर की मृत्यु हो गई और उसका साम्राज्य इसके बाद विराम लगा के लिख दो। इसके पश्चात सिकंदर की मृत्यु हुई और उसका साम्राज्य, और सिकंदर का साम्राज्य यानी कि और उसका साम्राज्य उसके 3 सेनापतियों में बट गया, और उसका साम्राज्य उसके 3 सेनापतियों में बट गया, और उसका साम्राज्य उसके 3 सेनापतियों में बट गया, ठीक। तो सिकंदर का साम्राज्य 3 सेनापति इनके कौन कौन से हुए, 3 सेनापतियों में बट गया। यथा लिख के सेल्यूकस इनके एक सेनापति बहुत, सेल्यूकस, ठीक। ब्रैकेट में लिखो सीरिया का भाग, सीरिया का भूभाग इन्हें मिला। दूसरे सेनापति एंटीगोनस गोनाट्स, इन्हें कौन सा भूभाग मिला, मकदूनिया का क्षेत्र, मकदूनिया भी लिखते हैं, मकदूनिया भी लिखते हैं, मकदूनिया का क्षेत्र। और तीसरे सेनापति टॉलमी, इन्हें मिस्र का भूभाग मिला। मिस्र का भूभाग, ठीक है। इसके पश्चात सिकंदर की मृत्यु हो गई और सिकंदर का साम्राज्य उसके 3 सेनापतियों में बढ़ गया। यथा सेल्यूकस सीरिया का भूभाग, एंटीगोनस गोनाट्स मकदूनिया का क्षेत्र तथा टॉलमी, तीनों सेनापति के नाम है और ये मिस्र का भूभाग इनको मिला। विराम लगा। और सिकंदर का साम्राज्य भी अब गूगल पे थोड़ा चेक करना कहाँ से कहाँ तक फैला है। अब तीसरे हेडिंग डालो रोमन साम्राज्य, जल्दी लिखो इसको, इसके तीसरी हेडिंग डालो रोमन साम्राज्य। हाँ लिखो, तीसरी हेडिंग में रोमन साम्राज्य डालो, उसके हेडिंग में लिखो यूनान में यूरोप की प्राचीनतम सभ्यता विकसित हुई। यूनान में यूरोप की प्राचीनतम सभ्यता विकसित हुई। यूनान में यूरोप की प्राचीनतम सभ्यता विकसित हुई, किंतु यूनान की सभ्यता साम्राज्य की अवस्था में नहीं पहुंच पाई। किंतु यूनान की सभ्यता साम्राज्य की अवस्था तक नहीं पहुंच पाई। जो साम्राज्य बन जाए, इतना बड़ा सभ्यता नहीं बन पाई कि साम्राज्य बन जाए, क्योंकि यूनान की सभ्यता साम्राज्य की अवस्था तक नहीं पहुंच पाई और लगभग
और लगभग 338 ईसा पूर्व, वही BCE भी लिख सकते हैं, BCE, ठीक है, लेकिन हिंदी में अभी तक यही चलता है और इसी से आदत पड़ी हुई होगी। और लगभग 338 ईसा पूर्व में सिकंदर के पिता फिलिप ने इसको जीत लिया। किसको? यूनान की सभ्यता को। और लगभग 338 ईसा पूर्व में सिकंदर के पिता फिलिप ने इसको जीत लिया। और यूनान से थोड़ा दूर हटकर रोमन सभ्यता अस्तित्व में आई और ये साम्राज्य की अवस्था तक पहुंच गई। इससे थोड़ा दूर हटकर मतलब उत्तर और पश्चिम की तरफ बोलते हैं, थोड़ा उत्तर बढ़ के और पश्चिम तक बढ़ के, थोड़ा उत्तर की तरफ बढ़े पश्चिम की तरफ बढ़े, तो वहाँ पे रोमन सभ्यता अस्तित्व में आई जो साम्राज्य की अवस्था तक पहुँच गई। तभी रोमन साम्राज्य बना, जो साम्राज्य की अवस्था तक पहुँच गई। फुल स्टॉप, विराम। आरंभ में रोम गणतंत्र के अधीन था। आरंभ में रोम, ये जो रोम हम लोग रोमन बात देखिए, कि रोमन साम्राज्य, इसकी कैपिटल रोम थी, ठीक। बाद में जब पश्चिम रोमन साम्राज्य, पूर्व रोमन साम्राज्य टूटा, तो पश्चिम रोमन साम्राज्य की कैपिटल रह गई रोम और पूर्वी रोमन साम्राज्य की कैपिटल बन गई थी कुस्तुनतुनिया। तो रोमन साम्राज्य जब हम बोल रहे हैं तो हम रोम बोल देंगे तभी बात एक चलेगी। जैसे हम बोलते हैं ना, भारत को कई बार दिल्ली से रिप्रेजेंट करते हैं, दिल्ली में ये हुआ वो हुआ, तो यानी कि भारत में क्या हुआ, तो जो एक देश होता है उसकी कैपिटल्स उसको रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। तो इसलिए रोमन साम्राज्य, तो इसकी कैपिटल्स को भी बार बार हम लोग बोल रहे हैं रोम, तो रोम बोल रहे हैं, तो रोम का मतलब रोमन साम्राज्य ही समझना और कुछ नहीं। आरंभ में रोम गणतंत्र के अधीन था, किंतु आगे चलकर रोम में राजतंत्र स्थापित हो गया। राजतंत्र स्थापित हो गया। इसी में लिखो लगभग तीसरी सदी तक इसका विस्तार बहुत बढ़ गया। लगभग तीसरी सदी तक इसका विस्तार बहुत बढ़ गया। तीसरी सदी तक इसका विस्तार बहुत बढ़ गया, जिसके कारण ये दो भागों में टूट गया। नंबर 1, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, डैश मार के लिखो राजधानी रोम, जिसके कारण ये दो भागों में टूट गया। नंबर 1, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, पूरा लिखो, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, डैश मार के लिखो राजधानी रोम हो गई, ठीक, रोम। दूसरा लिखो पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूरा लिखना, पूर्वी रोमन साम्राज्य, राजधानी कुस्तुनतुनिया। सही से कुस्तुनतुनिया। ठीक, ये इसकी राजधानी होगी, किसकी? पूर्वी रोमन साम्राज्य की। इसी को लिखो, पूर्वी रोमन साम्राज्य को बाइजेंटाइन भी और बोलते थे, बाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहते थे पूर्वी रोमन साम्राज्य को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसकी स्पेलिंग क्या होगी?
ZANTINE, एम्पायर। ये चीज़ ध्यान रखना। बाइजेंटियन भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन स्पेलिंग इंग्लिश में स्पेलिंग यही है, BYZANTINE, बाइजेंटाइन एम्पायर। कुछ लोग बाइजेंटियन भी बोल देते हैं इसको, तो वो अलग बात है, प्रोनाउंसिएशन मैटर कर जाता है वहाँ पे, लेकिन स्पेलिंग यही है, हमें तो इसका ध्यान रखना है। 2 भागों में टूट गया। नंबर 1 पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी रोम हो गई। नंबर 2 पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया हो गई, जिसको बाइजेंटाइन साम्राज्य बोलते हैं, पूर्वी रोमन साम्राज्य को। ठीक, ये लिखा। पैराग्राफ चेंज करो, लिखो अगली लाइन। लगभग तीसरी सदी से, एक सेकंड पहले ये भी अच्छे समझो, ये शायद मैं पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन अगर नहीं तो ये समझो पहले, एक बार पेन ड्रॉप करके समझो। सदी का मतलब क्या हुआ? सदी, जब मैं तीसरी सदी बोल रहा हूँ, तीसरी सदी बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? तीसरी सदी बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये सदी का मतलब क्या होता है? 100 या शताब्दी लिखा मिल जाए, ठीक है, सदी मिल जाए, तीसरी शताब्दी, इसका मतलब दोनों का मतलब 100 है। 1000 का मतलब होता है सहस्राब्दी। तो तीसरी सदी हम बोल रहे हैं, तीसरी सदी का मतलब हुआ कि 200 वाली थी, 200 से स्टार्ट होके 201, 202, ऐसे करते करते कहाँ तक? 299 तक, ठीक है, 299 तक। जैसे ही 300 आ जाएगा, वो अगली सदी स्टार्ट हो जाएगी, 300 से 399 तक। ये कौन सी सदी हो जाएगी? चौथी सदी, ठीक है। यानी कि यह तीसरी सदी का मतलब है कि 2 सदी पूरी हो गई हैं, यानी कि 199 तक। यहाँ पूरी जैसे 200 सदी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी, 2 सदी हो गई, अब तीसरी सदी चल रही है। तो तीसरी सदी का मतलब होता है कि चल रही कौन सी है? तो तीसरी सदी का मतलब 300 वगैरह मत ध्यान रखना। तीसरी सदी का मतलब है सब कुछ 200 में ही कुछ होगा, कि तीसरी सदी का मतलब होगा 200 में, और चौथी सदी बोलेंगे तो 300 वाली चलेगी टर्म उसमें। और एक चीज़ ये और ध्यान रखना कि अगर मैंने ये बोला कि तीसरी सदी बोला, तो तीसरी सदी का मतलब क्या हो गया? कि 200 से हो गया, ठीक है, बीच में कहीं पे 250 आएगा, और फिर आएगा यहाँ पे 299, ये आएगा, यानी कि 200, 250, 250, 200, 250 और 299। तो तीसरी सदी का मतलब इतना टाइम पीरियड हो गया। तो 200 से और 250 के बीच को इसको क्या बोलेंगे? पूर्वार्ध। इसको क्या बोलेंगे? तीसरी सदी का पूर्वार्ध। ये क्या हुआ? तीसरी सदी का पूर्वार्ध। और ये क्या हुआ? तीसरी सदी का उत्तरार्ध। ये भी समझना, कई किताबों में लिखा मिल जाए कि तीसरी सदी के उत्तरार्ध में ऐसा हुआ। तो उत्तरार्ध का मतलब हो गया कि वो 250 तक की बात होगी, या 251, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, इसमें कुछ ऐसे ही होगा। इसके बीच उत्तरार्ध, ये पूर्वार्ध। तो तीसरी सदी का ये पूर्वार्ध हुआ, ये उत्तरार्ध हुआ। अगर चौथी सदी कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 300 कर दो, 350 कर दो, 399 कर दो। सातवीं या आठवीं सदी बोलेंगे, 700, 750, 799, ऐसे करके कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और पीछे हम पढ़ी चुके हैं AD BC वगैरह हम पढ़ चुके हैं। तो AD क्या होता है, BC क्या होता है, एनो डोमिनी और BC वगैरह सब क्या होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमने अगला पैराग्राफ में लिखो कि लगभग तीसरी सदी, अगले पैराग्राफ में लिखो लगभग तीसरी सदी से पश्चिमी रोमन साम्राज्य, लगभग तीसरी सदी से पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर उत्तर से जर्मन आक्रमण आरंभ हुआ। लगभग तीसरी सदी से पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर, पश्चिमी रोमन साम्राज्य 2 भागों में टूट गया ना, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक पश्चिमी और एक पूर्वी में टूटा था ये। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर जर्मन आक्रमण आरंभ हुआ। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 5वीं सदी के अंत में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। लगभग 5वीं सदी, अब मैं 5वीं सदी बोल रहा हूँ ना, लगभग 5वीं सदी के अंत में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। 5वीं सदी का अंत का मतलब क्या हुआ कि 5वीं सदी चल रही होगी, वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 400 से लेके बीच में 450 भी होगा, और 450 के बाद 499 होगा। तो 5वीं सदी का अंत का मतलब क्या है? इसी के आसपास उत्तरार्ध की बात हो रही है, अंत यहाँ पे थोड़ी ना होगा शुरू में, तो अंत होगा कहीं पे। तो वो उसमें से बोलते लगभग 476, ऐसे बोलेंगे लगभग 476,
ठीक है, लगभग 476 ऐसा है वो ईस्वी का टाइम। तो एग्जैक्टली तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन 5वीं सदी लोग बोल देते हैं, लेकिन लगभग लोग ऐसे बोलते हैं 476 के आसपास। तो लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व नहीं है, ईसा पूर्व में नहीं है। 5वीं सदी का मतलब वो 400 जीरो के बाद की बात हो रही है अभी, ये जीरो के बाद निकल आए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जीरो आ गया था, इसके बाद की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, लिखा लगभग 5वीं सदी के अंत में पश्चिम रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य लगभग 100 वर्षों तक 1000 वर्षों तक 1000 वर्ष, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य 1000 वर्षों तक लगभग 1000 वर्षों तक आगे चलता रहा। फिर हम देखेंगे अभी पश्चिम रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, आगे 1000 साल के बाद पूर्वी रोमन साम्राज्य का विघटन हो जाएगा। कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाएगा। अभी क्या, रोम का पतन हो गया, जर्मन ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया। ये बात समझ में आई थी 5वीं सदी के अंत में। तो लगभग ऐसे बोलते हैं 476 ईस्वी, ऐसे बोलते हैं। तो 476 ईस्वी को लगभग ये बोल दिया, लगभग 5वीं सदी के अंत में 476 ईस्वी के आसपास का समय बताया जाता है। बहुत क्लियर नहीं हो पाता एग्जैक्टली, लेकिन 476 के आसपास की घटना है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कि मोटा मोटा कि 5वीं सदी के अंत में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य आगे 1000 वर्षों तक और चला। ठीक है, मतलब उसका भी अभी विघटन नहीं हुआ था क्लियरली। अब रोमन साम्राज्य के बारे में इतना ही, ये ध्यान रख लिया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की कैपिटल क्या है, रोम। पूर्वी रोमन साम्राज्य की कैपिटल क्या है, कुस्तुनतुनिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य को हम क्या बोलते हैं, बाइजेंटाइन साम्राज्य भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब आगे हेडिंग डालो मौर्य साम्राज्य। एक सेकंड, मौर्य साम्राज्य। तो इसके अंदर लिखो लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व, इसी में मौर्य साम्राज्य के अंदर हेडिंग लिखो लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व में भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में, लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व में भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में, लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व में भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में मौर्य साम्राज्य का उद्भव हुआ। जो उत्तर पश्चिम के हिंद कुश के क्षेत्र, मतलब भारत अगर ऐसे है ना, ऐसे अगर बना दे भारत को मोटा मोटा, जैसे कमला बोर्ड ऐसे करके कैसे बोलते हैं देखिए। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में जो राजस्थान वाला सब एरिया है, उससे ऊपर हिंदू कुश की पहाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे, पाकिस्तान वाले एरिया टच करते हुए। तो उत्तर पश्चिम के हिंदू कुश के क्षेत्र से लेकर दक्षिण के कर्नाटक तक, जो उत्तर पश्चिम के हिंदू कुश के क्षेत्र से लेकर दक्षिण के कर्नाटक तक फैला हुआ था, मतलब यहाँ से लेकर दक्षिण कर्नाटक तक फैला हुआ था ऐसे करके। तो उत्तर पश्चिम के हिंदू कुश से लेकर दक्षिण के कर्नाटक तक फैला हुआ था। एक लाइन और लिख लो इसमें,
मौर्य साम्राज्य, अगली लाइन में लिखो, मौर्य साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में, मौर्य साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में टूट गया था। मौर्य साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में टूट गया था, जिनमें से दो राज्य साम्राज्य की अवस्था तक पहुंच गए, जिनमें से 2 राज्य साम्राज्यों की अवस्था तक पहुंच गए थे। मतलब 2 राज्य कुछ ऐसे थे, वो इतना बड़ा उन्होंने आकार ग्रहण कर लिया कि वो साम्राज्य बन गए, जिनमें से 2 राज्य साम्राज्य की अवस्था तक पहुंच गए थे। नंबर 1 कुषाण साम्राज्य, नंबर 2 सातवाहन साम्राज्य, नंबर 1 कुषाण साम्राज्य, नंबर 2 सातवाहन साम्राज्य। ये 2 साम्राज्य बड़े बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में से निकले थे। इनमें 2 राज्य साम्राज्य की अवस्था तक पहुंच गए थे। नंबर 1 कुषाण साम्राज्य, नंबर 2 सातवाहन साम्राज्य। ठीक है, बाकी हम आगे देखेंगे कुषाण साम्राज्य। हम देखेंगे कि कुषाण साम्राज्य आगे जो रेशम मार्ग पढ़ेंगे हम, रेशम मार्ग, तो कुषाण साम्राज्य ही रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। रेशम मार्ग जो हम आगे देखेंगे तो उसमें क्या है कि हम पता करेंगे कि चीन का एक हान साम्राज्य रेशम मार्ग से जुड़ा था, भारत का यानी कि भारत में कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया तक पहुँच गया था। जैसे यहाँ पर है कि ये हिंदू कुश से लेकर कुषाण साम्राज्य थोड़ा और ऊपर मध्य एशिया, जो मध्य एशिया पड़ता है वहाँ तक पहुँच गया था। तो रेशम मार्ग ऐसे चीन से होते हुए मध्य एशिया से निकल के वो पश्चिम रोमन साम्राज्य तक की तरफ जा रहा था। तो इस टाइम भारत का जो आज का भारत का मैप है वहाँ से रेशम मार्ग नहीं गुजर रहा था। तो ये मत समझना कि भारत में कुषाण साम्राज्य है तो भारत से तो रेशम मार्ग गुजर नहीं रहा था। तो रेशम मार्ग को संरक्षण कैसे प्रदान कर रहा था कुषाण साम्राज्य, क्योंकि वो कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया तक का विस्तार था और उस टाइम मध्य एशिया से गुजर रहा था। कुषाण साम्राज्य यहाँ तक विस्तार था मध्य एशिया तक, तो इसके लिए इसका कंट्रोल यहाँ पे था। और चीन में हान साम्राज्य का कंट्रोल था। कैसे यहाँ पे व्यापारिक मार्गों को संरक्षण दिया जाता था, इस वजह से यहाँ पर चीन में हान साम्राज्य, मध्य एशिया में कुषाण साम्राज्य और यहाँ पर पश्चिम में पश्चिम रोमन साम्राज्य या पूर्वी रोमन साम्राज्य, तो यहाँ पर दे रहा था इनको। ठीक, ये रेशम मार्ग जो गुजरा बड़ा सा व्यापारिक मार्ग, उसको संरक्षण प्रदान कर रहा था। तो ये आगे हम देखेंगे। लेकिन ये 2 हो गया, कुषाण साम्राज्य और सातवाहन साम्राज्य। अब अगला हेडिंग डालो, हान साम्राज्य। हान साम्राज्य अब इसमें लिखो, इस साम्राज्य का विकास चीन में हुआ। इस साम्राज्य का विकास चीन में हुआ, ऐसे लिख लो। अच्छा, इस साम्राज्य का विकास चीन में लगभग, इस साम्राज्य का विकास चीन में लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से 2री सदी तक के बीच हुआ। 2री सदी ईसा पूर्व से 2री सदी, ये समझे, इसका मतलब समझे। इस साम्राज्य का विकास चीन में लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से 2री सदी के बीच हुआ। इसका मतलब ये देखो, अगर बीच में ये 0 है, ठीक, ये चले जाएंगे 2024 अगर मिल रहा है प्रेजेंट में, तो ये 0 है। तो 2री सदी, सदी का मतलब है 100, तो यहाँ पे एक AI पहली सदी, यहाँ तक 100 तक चल लीजिए, पहली सदी है इतनी, ये 2री सदी। तो ईसा पूर्व की बात करें ना, ये ईसा पूर्व में, तो यहाँ पहली सदी 100 और दूसरी तो 200, वही हो गई ईसवी। तो 2री सदी ईसा पूर्व से 2री सदी, अब ईस्वी लिख दो मत लिख दो, बात करिए 2024 के बाद ईस्वी थोड़ा लिखते रहते हैं। तो अब तो आगे की जो चीज़ें हमने ईस्वी नहीं लगनी, पहले की चीज़ में ईसा पूर्व जरूर लिख देते हैं। तो 2री सदी ईसा पूर्व से 2री सदी तक के बीच इसका विकास हुआ, यानी कि लगभग यहाँ से यहाँ तक कितने 400 साल हो गए, 400 वर्ष, 200 ये, तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि लगभग इस सभ्यता या इस साम्राज्य का विकास चीन में लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से 2री सदी के बीच हुआ। अर्थात यह साम्राज्य
400 वर्षों तक लगभग, अर्थात यह साम्राज्य लगभग 400 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। अर्थात यह साम्राज्य लगभग 400 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। इसके अंतर्गत, इस साम्राज्य के अंतर्गत, हान साम्राज्य के अंतर्गत, इसके अंतर्गत चीन में स्थायित्व आया। इसके अंतर्गत चीन में स्थायित्व आया। इसके अंतर्गत चीन में स्थायित्व आया और रेशम मार्ग के संचालन में भी, रेशम मार्ग, ये हमने लिखा ना, बाकी आगे हम देखेंगे, और रेशम मार्ग के संचालन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और रेशम मार्ग के संचालन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और रेशम मार्ग के संचालन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक, ये हान साम्राज्य भी हो गया। अब हम अगली क्लास में इसको हम देखेंगे, रेशम मार्ग ये सब पढ़ेंगे आगे, और रेशम मार्ग एक बड़ा व्यापारिक मार्ग के रूप में उभरा, वो हम देखेंगे अगली क्लास में। अब मिलते हैं कल, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लेना, थोड़ा जो मैंने जहाँ पर अपने हिसाब से ये सब चीज़ें लिखते रहना, ये भूलना मत, ये चीज़ें गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखना। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक।